SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बढ़ते अपराध से दहशत में आए मुजफ्फरपुर वासी, अब मुखिया पति को बदमाशों ने बनाया निशाना, मार दी गोली। अपराधियों की गोली से घायल सहबाजपुर के युवक की इलाज के दौरान पटना में मौत। और कुर्नी पहुंचे चिराग पासवान और रवि किशन को देखने सुनने के लिए उमड़ा जनसैलाब। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने पुलिस सुरक्षा के सारे दावे को झूठा साबित करते हुए खूनी खेल खेला है, जिससे अहियापुर इलाके में कोहराम मचा हुआ है। इस बार अपराधियों ने एक मुखिया पति को अपनी गोली का शिकार बनाया है। घटना के बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। मुजफ्फरपुर में अपराधी बेखौफ है, जब चाहे जहां चाहे आम से लेकर खास को अपना निशाना बना रहे हैं। शनिवार को पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बदमाशों ने दिन दहाड़े मुखिया पति पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। दोपहर 2:30 बजे अहियापुर के बड़ा जगन्नाथ गांव में बाइक सवार 2 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर मुखिया पति प्रकाश चंद्र यादव को गोली मार दी। उन्हें 4 गोली लगी है। आनन फानन में इलाज के लिए उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। अहियापुर पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। मौके से मुखिया पति का बाइक और एक खोखा बरामद किया गया है। घायल ने बताया कि सुबह में उनके घर पर 2 युवक आए और कहा कि आधार और आवासीय बनवाना है। इस पर उन्होंने कहा कि आवासीय ऑनलाइन बनता है। फिर दोनों ने कहा कि 2-3 प्रूफ बनवाना है, फिर चले गए। दोपहर में वे अपने एक स्टाफ टुनटुन सहनी के साथ चौक पर गए, बाइक पर चढ़े। थोड़ी दूर आगे निकलते ही पीछे से फायरिंग शुरू हो गई। दोनों युवक फायरिंग करने लगे। इसमें उन्हें 4 गोली लग गई। घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। कहा कि एक अपराधी की उम्र करीब 26 और दूसरे की 30 होगी। अहियापुर से लेकर अस्पताल तक लोगों का तांता लगा हुआ है। इधर अहियापुर थानेदार मोहम्मद कैशर ने बताया कि घटनास्थल की छानबीन की गई है। मौके से खोखा बरामद किया गया है। जांच की जा रही है।
आज सुबह 2 आदमी से मुंह बांध के आल तो इनका से पूछ लिया कि कुछ पूछे थे, हम घर के अंदर रह लिया तो इनका से पूछ ली तो कहते नहीं सही ऑनलाइन बनता है, यहाँ पर नहीं बनता है। तो वो इतना बात हुआ है, हम और कुछ नहीं सुने। तो उसके बाद चले गए। कहाँ काम करवा रहे थे अभी? रोड का ढलाई? हाँ, रोड की ढलाई 12 जगन्नाथ में हो रहा है। बात शेयर किए थे आपसे, बोले थे कि हाँ? नहीं, सुबह बोले कि चोर दोनों था तो हम कल से जाने दीजिए, सब लोग तो ऐसे करता है। कै बजे अल्फा 7 बजे सुबह में? हाँ। मुँह खुला हुआ था कि बंदा हुआ? नहीं, मुँह बंदा था। बंदा हुआ था। क्या आधार कार्ड बनवाने के लिए आए? नहीं, कुछ बनवाने तो हम नहीं सुने। अच्छा, रेकी कर रहा था सब एरिया से? हाँ। जी, रोड ढलवा रहे थे। हाँ बड़े जगन्नाथ पंचायत में रोड ढलवा रहे थे जी। और जो 2 लड़का जो लगता है अपराधी टाइप का शूटर था, सुबह में गया था हमारे घर पर और दोनों बोला कि हमको बोलो आधार कार्ड बनवाना है, आवासीय बना दीजिए, क्योंकि आवासीय तो ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन करवा लीजिए जाके। तो बोला ठीक है, 2-3 को प्रूफ हमको बनवाना है। सुबह में हमारे यहाँ 6 बजे गया था दोनों लड़का, और उसके बाद हम क्या जाने गए कि हमको मारने आया था। उसके बाद खाना पीना खा के हम रोड ढलवा रहे थे, रोड ढलवा के लेबर से चला गया है लंच करने। हम जाके तो सोचे चौकपुर से तक घूम के आते हैं। उतना ही देर में चौक पर गाड़ी चढ़े हैं, गाड़ी पर चढ़े हैं और पीछे से थोड़ा दूर आगे जाने पर गोली चलाने लगा। हम गड्ढा में गिर गए, उसका लगातार गोली फायर करने लगा। 7-8 राउंड गोली फायर किया है, लेकिन 4 गो लगा। कितने का संख्या में था अपराधी? 2 लड़का था। पहचान भी थे? नहीं, हम पहचान नहीं रहे। क्या? कौन बाइक से था? ग्लैमर से शायद था, ग्लैमर से। क्या शक लग रहा है आपको? नहीं, हमको तो किसी से दुश्मनी तो है नहीं। फर्स्ट बार मुखिया में जीते हुए किए हैं, किसी से न कोई झगड़ा, न कभी विवाद, न कभी मार न पीट, ऐसा कोई बात है नहीं। आपके घर पे जब गया था लोकल था या बाहर से कहीं? नहीं, बाहरी आदमी था, उसको पहचान पूछे तो बोला चक मोहब्बत का है। चक मोहब्बत? हाँ, लेकिन कौन है से हम नहीं जाने। उम्र क्या होगा सबका? मेरा उम्र? उसका उम्र वो मोटा मोटी एगो था 26 साल के था, एगो 30-32 साल के था। दोनों के हाथ में हथियार था कि? हथियार दोनों के हाथ में। दोनों फायर कर? अच्छा, वही लोग था जो सुबह में आया था, ऐसा लगा आपको? सुबह में वो नहीं, पूरा कंफर्म सुबह 6 बजे आया है। 6 बजे में भी हमको अनुभव हुआ है कि उस टाइप के आदमी पूछ रहा है जैसे। यो पर जो जख्मी है उनका मोटरसाइकिल पाया गया और एक खोखा हम लोग गड्ढे में खोज रहे थे तो मिला है। घटना कुछ कारण स्पष्ट हो पाया? घटना के कारण तो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, हम लोग जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी वगैरह देख रहे हो? जी हाँ, वहाँ पर एक टीम गई हुई है, पुलिस के कुछ अफसर गए हुए हैं। मुख्य पति बता रहे हैं कि सुबह में रेकी किया गया, उसके बाद दोपहर 2:30 बजे करीब मारा गया। इस बिंदु पर जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के सहवासपुर आर्मी कॉलोनी में शुक्रवार को सरेआम एक युवक को गोली मार दी गई। परिजनों ने उसे एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया। उसके पीठ में गोली लगी है। रविवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक कटरा के गंगिया गांव निवासी अशोक ठाकुर का पुत्र आतिश ठाकुर वर्तमान में सहवासपुर में परिवार के साथ रहता था और स्नातक का छात्र था। आतिश की मौत होने के बाद उसके परिवार वालों ने बगैर पोस्टमार्टम कराए हुए आनन फानन में उसका दाह संस्कार कर दिया। फिलहाल परिजनों ने पुलिस को अभी तक किसी प्रकार का कोई लिखित नहीं दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस जगह पर उसे गोली लगी है वहां सामान्य लोगों का आना जाना अमूमन नहीं होता है। लीची गाछी में स्मैकियर, ज्वारी और शराब के धंधे से जुड़े असामाजिक तत्वों के लोग पहुंचते हैं। वहां अवैध हथियार का ट्रायल होता है। लोगों ने कहा कि आखिर में आतिश लीची गाछी में क्यों गया था। पुलिस आशंका जता रही है कि ये वारदात गैंगवार की वजह से हुई है। वहां अक्सर इस प्रकार की घटना होती रहती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लीची गाछी में हथियार और गोलियों की खरीद बिक्री होती है। इस दौरान ट्रायल होता है। इसकी ट्रायल के दौरान उसे गोली लगी होगी। हालांकि इसकी पुष्टि ना तो परिजन कर रहे हैं, ना ही अहियापुर थाने की पुलिस। आतिश पिता स्वर्गीय अशोक ठाकुर की इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई।
घटना हुई शाम के 6:30 बजे के करीब, 6:30-7 के बीच की घटना है। उन लोगों के कथनानुसार वो लोग आ रहे थे, वहाँ पर रुका। ये गोविंद जो है बोल रहे हैं कि हम पर गोली चलाया, हम बच गए, और मृतक जो है आतिश के गोली बाएं तरफ लग गई। मृतक रहने वाले कहाँ के? ये है कटरा थाना में इनका घर है। यहाँ पर कह रहा है पोस्टमार्टम वगैरह नहीं हो पाया। बॉडी के पोस्टमार्टम ये लोग इलाज के लिए पटना ले गए और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई, तो ले आकर दाह संस्कार कर दिए, पोस्टमार्टम में नहीं ले। जांच कर रहे हैं उसमें, जांच हो रही है उसमें। कुटनी उपचुनाव में प्रचार के आखिरी दिन चिराग पासवान और भोजपुरी स्टार बीजेपी सांसद रवि किशन ने पहले कुटनी विधानसभा क्षेत्र के फकूली से केरला स्टेडियम तक रोड शो किया। उसके बाद केरमा के हाई स्कूल मैदान में जनसभा की। सांसद रवि किशन ने इस दौरान नीतीश पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में फिर से जंगल राज लौट आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि जिंदगी झंड बा, नीतीश बाबू कौन बात के घमंड बा। रवि किशन ने अपने संबोधन की शुरुआत दिल दिया है जा भी देंगे गीत से की। रवि किशन के बाद सभा को संबोधित करने आए चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री की सभा में हुए हंगामे का मुद्दा उठाया। कहा कि कल सीटीईटी अभ्यर्थी क्या गलत मांग कर रहे थे जो इन लोगों ने कुर्सी से मारकर उन्हें भगा दिया। चिराग और रवि किशन के साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार समेत कई दिग्गज नेता मंच पर मौजूद रहे। अपराध शुरू हो गई, बलात्कार शुरू हो गया, रंगदारी शुरू हो गई, पलायन शुरू हो गया, उद्योगपति भागने लगे, बिहार लोग छोड़ने लगे। यह बिहार रहे जहाँ लोग बसना चाहता था। भूमि, ये भगवान की भूमि, या ये भारतीय की भूमि, ये देशों की भूमि। ऐतिहासिक जीत, एक ऐसी जीत जो कि एक आक्रोश में देख रहा हूं, जो भाजपा की पीठ में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की पीठ में नीतीश कुमार जी ने जो छुरा घोपा था। हम चाहते तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होता, लेकिन जो उन पर एहसान किया गया, जो उनके साथ कार्य करके उनको आगे बढ़ाया गया, उनके नाम को आगे बढ़ाया गया, और उसमें मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। आज उसको जनता के यहाँ जन सैलाब देखा है, ऐतिहासिक जन सैलाब, उससे पता चलता है ये जीत एक बहुत बड़ा जवाब होगा। और यहाँ पर से नीतीश बाबू की सरकार का पतन किस दिन शुरू हो जाएंगे। 5 तारीख को चुनाव होगा और 8 को रिजल्ट आएगा, और उसके बाद पतन की शुरुआत झूठ हार होगी। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि धन्यवाद बिहार, धन्यवाद। प्रचार हमने जा रहा है, वहाँ इतना मैं विश्वास से जरूर कह सकता हूँ, और मैं आप तमाम पत्रकार साथियों से भी मैं कहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगे कि मैं कोई बड़ी बात बोल रहा हूँ तो तुरंत मुझे टोक दीजिएगा। पर क्या हकीकत में आज ये जन सैलाब इस बात का प्रतीक नहीं है कि ये एक तरफा ये चुनाव है। हम लोग की लड़ाई सिर्फ मार्जिन को लेकर संभवतः हो सकती है, पर जितनी जानकारी और जितना अनुभव आज प्रचार करके यहाँ पर मुझे मिला, और हमारी पार्टी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी कई दिनों से यहाँ पर कैंप और कैंपेनिंग दोनों कर रहे हैं, उनके माध्यम से जो जानकारी मुझे मिली, ये इस बात को, हमारे इस विश्वास को बढ़ाती है कि यहाँ पर एनडीए के हमारे प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता जी की जीत भारी मतों से यहाँ से होने वाली है। और उसके कई कारण भी हैं। भाई कल जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी की सभा में जिस तरीके से हंगामा हुआ, यह आक्रोश प्रदेश भर में, मुख्यमंत्री जी की नीतियों को लेकर यह आक्रोश पूरे प्रदेश में चल रहा है। जहां अभ्यर्थी परेशान है, वहीं शिक्षक से लेकर छात्र से लेकर पासी समाज के लोग जिस तरीके से उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, तो मुख्यमंत्री जी का एक रवैया रहता है सिर्फ लाठियां चलाना। जो अपने हक अधिकारों की मांग को लेकर जो लोग सड़क पर उतरते हैं, उसके खिलाफ मुख्यमंत्री जी का ये जो रवैया है, इससे पूरे बिहार की जनता आक्रोशित है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे तमाम पदाधिकारी साथियों ने इस उपचुनाव में ये फैसला लिया कि
कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। पूरी ईमानदारी से हमारे संगठन का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव प्रचार में लगा हुआ, और मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जितने समर्थक हैं पूरी मजबूती से गोलबंद होकर एक एक आदमी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केदार बाबू को वोट करने जा रहा है। और आने वाले दिनों में इस सरकार की कुनीतियों की वजह से, मुख्यमंत्री जी को लेकर आक्रोश की वजह से, यह आक्रोश पिछले दोनों उपचुनाव में भी देखने को मिला। हकीकत है मुख्यमंत्री जी अपना जनाधार पूरी तरीके से खो चुके हैं, उनका जन समर्थन पूरी तरीके से खो चुका है। परिणाम स्वरूप उनको आज डिस्परेशन में उनको तमाम तरीके के प्रयास करने पड़ रहे हैं अपने प्रत्याशी की इज्जत तक बचाने के लिए। उनको मेहनत करनी पड़ रही है कि कम से कम उनकी जमानत बचे। पर आज की तारीख में कुर्नी में आकर इतना मैंने देख लिया कि यहाँ की जनता ने मन बना लिया और एनडीए के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। वीआईपी कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है। बस उम्मीदवार बनाए थे सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, उसके बाद मेरे गृह क्षेत्र में आते थे तो भी हमको सूचना दे देते थे कि हमसे मिले जाए जुले, कुछ भी नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, लगाते ही नहीं थे कि हम भी उम्मीदवार, सिर्फ उनके साथ हम चुनाव लड़ने के लिए मिले थे और बात की कोई रिस्पॉन्स नहीं। मुख्यमंत्री की सभा में हुए हंगामे को आरजेडी एमएलसी कारी सोइब ने सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता आपस में उलझ गए थे, इस कारण हंगामा हुआ, इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। कारी सोइब ने कहा कि बीजेपी के पास बिहार में कोई नेता नहीं है, यूपी और बाहर से नेता को कुडनी बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुडनी में जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा की भारी बहुमत से जीत हो रही है। उधार कौन लेता है? जिसके घर में पूंजी नहीं होती है। यूपी से बुलाना पड़ा है उनको, नेता को, उनको पता है कि हम कुढ़नी हार गए, उनके पास पूंजी नहीं है तो इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से बुला रहे हैं ना इनको। अब इनका ये दिन आ गया है कि इनके पास लोकल नेता, बिहार में कोई नेता नहीं है जो वोट ट्रांसफर करा सके, तो इनको बाहर से बुलाना पड़ रहा है। तो बाहर से बुलाना पड़ रहा है तो जनता वही समझ गई, ये चुनाव हार चुके हैं। कर्जा वही लेता है जिसके पास घर में पूंजी नहीं होती है, उधार वही लेता है। तो इसलिए भाजपा कहीं लड़ाई वड़ाई में है नहीं, आप इत्मीनान रहिए। भाजपा चुनाव हार चुकी है, इसलिए वो बाहर से नेता को इंपोर्ट कर रही है। कल राजद कार्यकर्ता पर कुर्सी चलाने का आरोप लगा है, जो प्रदर्शनकारी थे। राजद कार्यकर्ता पर तो हमेशा कुछ न कुछ झूठा आरोप लगता रहता है। तमाम गोदी मीडिया के लोग पिछले 30 साल से लगे हुए हैं कि लालू यादव को ख़त्म किया जाए, लालू यादव को बदनाम किया जाए। ठीक है ना, तुम जितना तराशोगे और सेवा होगा, लालू यादव वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इसको कितना तुम काटोगे? तो कहाँ कोई कुर्सी चली है? कोई ऐसी बात नहीं हुई है, झूठा। वहाँ पर दो वर्कर आपस में हंसी खेल कर रहे थे, कुर्सी उठा लिया, उसको मीडिया लग रहा है कि सारी खबर को छोड़ के उसी खबर पे लगे हुए हैं। तो इसलिए कुढ़नी की जनता सबका जवाब देगी, घबराइए मत। 2 दिन बचा है, 5 तारीख को तीर छाप पर इतना बटन दबेगा कि बटन का रंग घिस जाएगा। आगामी 15 से 20 फरवरी 2023 को बिहार की राजधानी पटना में भाकपा माले का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होने वाला है। इसकी शुरुआत गांधी मैदान में आयोजित एक विशाल रैली से होगी, जिसकी तैयारी को लेकर मुजफ्फरपुर में भाकपा माले केंद्रीय कमेटी की 3 दिवसीय बैठक के आखिरी दिन गहन विचार विमर्श किया गया। भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि संविधान में जो भी लोकतांत्रिक अधिकार हमें मिला है वे लगभग खतरे में है। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, सभी मुद्दों पर सरकार फेल है। वह सिर्फ नफरत भड़का करके लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर रही है। साथ ही कहा कि जन संघर्षों के माध्यम से और चुनावों में बड़ी विपक्षी एकता के जरिए भाजपा का प्रतिरोध करना और इस प्रतिरोध को एक शक्तिशाली धारा में बदल डालना ही भाकपा माले के 18वें महाधिवेशन का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास सिर्फ मोदी ही एक ऐसा चेहरा है जो पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक देखने को मिलता है, लोकल मुद्दा चुनाव में गायब रहते हैं। तो महाधिवेशन में 15 तारीख को एक गांधी मैदान में बड़ी रैली के साथ महाधिवेशन की हम शुरुआत करेंगे। लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, इस नारे के साथ, इस रैली के साथ।
और महाधिवेशन में पूरे देश भर से लगभग 1500 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे और 16 तारीख से 20 तारीख तक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में महाधिवेशन होगा। तो इस पर इन लोगों ने बातचीत की। जाहिर सी बात है कि अभी का जो दौर है, इस दौर में जहां देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान में जो भी लोकतांत्रिक अधिकार हमें मिला था, लगभग वो सभी अधिकार खतरे में है। महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, कि मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है बेरोजगारी। सरकार मान भी रही है कि इस मामले में सरकार फेल है, लेकिन नफरत भड़का करके लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लोगों को खड़ा करके आप इन मुद्दों पर पर्दा डालना चाहते हैं। तो ये जो पूरा माहौल है, इस माहौल में हमारे सामने बड़ा सवाल है। 24 का चुनाव आ रहा है, तो पूरे बिहार में और देश में ही सवाल है कि क्या देश में ऐसा ही चलता रहेगा या हम इस पर रोक लगाएंगे। तो आपातकाल के दौर में हिंदुस्तान ने रोक लगा दी थी, आपातकाल को रोक लिया और 77 के चुनाव में इंदिरा तानाशाही उस पर उसकी हार हुई चुनाव में। तो हमें लगता है कि मुल्क अभी इंतजार कर रहा है, इसकी तैयारी में है कि ये जो तानाशाही मोदी जी की, मोदी अमित शाह की जो तानाशाही है, इस तानाशाही पर अब रोक लगे बहुत हो गया है। और इसमें बिहार में एक रास्ता दिखाया है। पहले तो चुनाव में दिखाया था, जहां जबरदस्त एक लोगों का प्रदर्शन रहा और लगभग चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई थी, लेकिन फिर भी 2-4 सीटों का फर्क रह गया। लेकिन चुनाव के बाद जब इन्होंने, भाजपा ने ऐलान किया कि क्षेत्रीय दलों का समय समाप्त हो गया है, देश में एक ही पार्टी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी, और अमित शाह कहने लगे कि 50 साल राज करेंगे, तो ये जो भाजपा की पूरी तानाशाही बोलने लगी, तो तब उन्होंने देखा कि यहाँ बिहार में माहौल बदला और नीतीश जी ने भी फिर से भाजपा से नाता तोड़ करके तो महागठबंधन की सरकार बनी। तो एक तरह से बिहार ने भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया। कि कैसे 2024 में एक पूरे देश में ये चुनाव, बिहार के चुनाव को हमने एक बड़ा आंदोलन बना दिया था रोजगार के सवाल पर। तो उसी तरह जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें जैसे हमारे रोजी रोटी के मुद्दे हैं, हमारे पूरे रोजगार का सवाल है, महंगाई का सवाल है, इसके साथ साथ पूरे देश बचाने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बरकरार रखने का एक जन आंदोलन में 24 का चुनाव तब्दील हो जाए और उसमें भारतीय जनता पार्टी के इस तानाशाही पर एक निर्णायक रोक लगे, इसकी तैयारी में है। दूसरा, जाहिर सी बात है कि ये एक चुनाव भर का मसला नहीं है। पिछले 2014 से भाजपा की सरकार है, तो सरकार के जरिए भी और सरकार के बाहर जो इनके पूरे संघ ब्रिगेड वो सड़क पर जो तांडव चला रहे हैं, इसके जरिए भी तो हमें लगता है कि लगातार हर रोज हिंदुस्तान को बर्बाद किया जा रहा है। पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है, जो कुछ बना था उसको तोड़ा जा रहा है। महंगाई को लेकर कोई बात नहीं, रोजगार को लेकर कोई बात नहीं, देश लगातार अर्थव्यवस्था नीचे, लेकिन लोगों को उलझा के रखो इसी तरह के झगड़ों में। ये जो देश को बर्बाद करने की पूरी एक योजनाबद्ध एक मुहिम चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर देने से या बिहार में जैसे उनको सत्ता से बेदखल कर दिया, सिर्फ इससे ये बात खत्म होने वाली नहीं है। तो एक निर्णायक शिकस्त इनको देनी होगी ताकि देश का हालात बदले।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने शनिवार को सिकंदरपुर स्थित स्टेडियम के ईवीएम वेयर हाउस परिसर में पोलिंग पार्टी डिस्पैच से संबंधित तैयारियों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज स्थित पोल्ड ईवीएम संग्रहण स्थल पर आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया। कुटनी उपचुनाव में बनाए गए 320 मतदान केंद्रों पर ईवीएम भेजे जाने की जानकारी भी ली। डीएम ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि रविवार को ईवीएम लेकर गश्ती दल और दंडाधिकारी मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे। इसके लिए पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। देखिए, कुटनी उपनिर्वाचन को लेकर सारी प्रशासनिक तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में आज डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। यहाँ एक ही स्थान पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग पार्टी रहेगी, फोर्स का जो टैगिंग रहेगा, सभी एक ही स्थान पर कराए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ईवीएम वीवीपैट जो उनको प्राप्त कराया जाना है, वह प्राप्त भी इसी स्थान पर कराया जाएगा और उसके पश्चात गाड़ियों की टैगिंग करके उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। तो कल सुबह से एक कार्यक्रम शुरू होना है, इसको लेकर सारी तैयारियां पूर्ण हैं और इस बार भी हम लोग बिना पीसीसीपी के यह इलेक्शन कराने जा रहे हैं। जो जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी कि पीसीसीपी का यूज किए बिना हम लोग कराएंगे, तो उसी परिप्रेक्ष्य में यह भी बिना पीसीसीपी के होगा और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ही ईवीएम रिसीव कराए जाएंगे। तो कल सारे ये कार्य किए जाने हैं और परसों जो है वोटिंग डे है, आरडीएस कॉलेज में रिसीविंग सेंटर बनाया जा रहा है, उसका भी निरीक्षण मेरे द्वारा किया जाएगा। जो मतदान दल हैं, मतदान कर्मी हैं, उनकी लगातार ड्यूटी करीब 48 घंटे से भी ज़्यादा रहती है, तो उन लोगों को कोई असुविधा न हो, इसको लेकर के भी हम लोगों ने पूरा ध्यान रखा है और ताकि आसानी से और पूरा ताज़ा दम होकर के फ्रेश रूप में वो लोग अपना निर्वाचन का जो उनका कर्तव्य है उसको पूरा कर सकें। सभी बूथों पर इस बार वीवीपैट की सुविधा? जी, वीवीपैट का तो डायरेक्शन हो ही गया है, तो सभी बूथों पर वीवीपैट रहता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती शनिवार को मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी से राजेंद्र बाबू के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में उपस्थित कार्यकारी जिलाध्यक्ष सूरज दास ने राजेंद्र बाबू के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से चर्चा की। मौके पर मेहताब आलम सिद्दीकी, सुरेश प्रसाद, नीरज कुणाल रंजन, सज्जाद अहमद, सबिता श्रीवास्तव, आशा देवी, डॉक्टर शंभूराम, महेंद्र श्रीवास्तव, रितेश कुमार सिन्हा, कुणाल सहाय, गुलशन प्रवीण ने भी अपने विचार प्रकट करते हुए राजेंद्र बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। जयंती कार्यक्रम आज जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने लंबे समय से इस देश की सेवा की और इनमें जो बुद्धिमत्ता थी, आज हम उनको सलाम करते हैं और देश को आगे बढ़ाने में इनका अहम भूमिका रहा। देश का जिस समय जब देश आजाद हुआ और इनकी जवाबदेही इस देश का प्रथम राष्ट्रपति के पद पर इनको नियुक्त किया गया, जवाबदेही दी गई और अपने कार्यकाल में भारत को पूरे मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे महान नेता को हम सब दिल से नमन करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर शनिवार को एलएस कॉलेज परिसर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का प्राचार्य ओपी राय ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उपस्थित लोगों ने उनके स्मारक पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान एनसीसी कैडेटों ने पार्क की साफ सफाई भी की। प्राचार्य ओपी राय ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर यह पार्क मुजफ्फरपुर वासी और कॉलेज के छात्र छात्राओं को तोहफा के रूप में मिला है। इसका देखभाल एनसीसी के कैडेटों के द्वारा किया जाएगा। आज देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती समारोह है। उसके अवसर पर लंगर सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर वासी को, अपने छात्र छात्राओं को, समाज के लोगों को तोहफा के रूप में देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पार्क
का निर्माण कराकर उसका उद्घाटन किया गया और हम सब इसको एनसीसी के कैडेट को सुपुर्द करते हैं। राजीव जी एएनओ की जिम्मेवारी होगी जो विभिन्न प्रकार के मेडिसिनल प्लांट हो या सीजनल पौधा हो, फूल पत्ती लगा के इसको ऐसा बनावे जो पूरे मुजफ्फरपुर को जो स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लोग देश से विदेश से भी इस लंगर सिंह कॉलेज को जानते हैं और देखने आते हैं। हम सब मिलकर कोशिश करें कि इस कॉलेज में जो आवे वो स्ट्रेस फ्री में माहौल में आकर क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर अपना जीवन संवारे। और राजेंद्र बाबू जिस सपना से इस कॉलेज में शिक्षक के रूप में कार्य किए उस सपना को साकार करें। बिहार छात्र संघ की ओर से शनिवार को अमर शहीद क्रांतिकारी खुदीराम बोस का 133वां जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग स्थित उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। मौके पर संघ के जिला अध्यक्ष करण सिंह जी, रोहित सिंह, नीरज कुमार, सूर्या, आदित्य सिंह, अमरीश यादव, आदित्य मिश्रा एवं अन्य सदस्य मौजूद थे। आज बिहार छात्र संघ के द्वारा कंपनी बाग स्थित खुदीराम बोस शहीद स्मारक स्थल पर हमारे भारत के महान क्रांतिकारी शहीद आजम खुदीराम बोस जी का जयंती मनाया गया, जो कि हमारे भारत में सबसे कम वर्ष के युवा मात्र 18 साल की उम्र में इन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया था देश को आज़ाद कराने के लिए। इन्होंने 12 वर्ष के उम्र में ही ठान लिया था कि हमको देश के आज़ादी के लिए कुछ कर गुजरना है। इसी के साथ इन्होंने ब्रिटिश सरकार से बहुत ही अहम योगदान दिया देश के आज़ादी के लिए। इनके फांसी के बाद देश में एक अलग रूप, एक अलग आज़ादी के लिए एक अलग जग गई और युवा उनको प्रेरणा मानते हुए आगे की ओर बढ़े और आगे की ओर देश आज़ाद हुआ। हम लोग वर्तमान समय को देखते हुए, वर्तमान देश का स्थिति को देखते हुए इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। इन्हीं के रास्ते पे हम लोगों को चलना चाहिए। हम लोग सदैव इनको मानते रहे हैं, इनके विचारधारा को मानते रहे हैं, इन्हीं के विचारधारा को हम लोग आगे भी मानते रहेंगे। इसी के साथ हम लोग युवा से भी कहना चाहते हैं कि इनसे प्रेरणा ले करके आप देश के लिए मन मिटने का अपने अंदर शक्ति को ठानिए और देश के लिए अपना अगर प्राण निछावर भी करना पड़े तो आप 1 मिनट भी नहीं पीछे हटिए। देश के लिए आगे आइए। सभी युवा खास तौर पे आप सोचिए, आप एक बार सोच करके देखिए कि 18 साल के उम्र में जिन्होंने अपने फांसी के फंदा को चूम लिया, आजकल के आप स्थिति देखिएगा तो 18 साल में सही से किसी को ज्ञान नहीं होता है कि हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है या घर परिवार संभालना है, उसको खुद का कुछ नॉलेज नहीं होता है। ये एक बहुत ही शोचनीय विषय है कि 18 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए अपने फांसी के फंदा को चूमते हुए शहीद हो गए। ऐसे माँ भारती को, वीर सपूत को हम बारंबार नमन करते हैं और देश के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। शनिवार को मुजफ्फरपुर के महाराजी पोखर स्थित कुरैशी विवाह भवन में जिला जमीयतुल कुरैश एवं बड़ी ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी गौशाला रोड की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में आरजेडी के एमएलसी कारी सोइब का इस्तकबाल किया गया। मौके पर बड़ी ईदगाह के इमाम मौलाना इकबाल अहमद, इमाम मुफ्ती बशीर आलम, इमाम कारी इस्तियाक अहमद, पूर्व पार्षद इकबाल कुरैशी, शेरू अहमद, मोहम्मद चांद कुरैशी, इम्तियाज अहमद, राई शाहिद इकबाल मुन्ना, महबूब आलम सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। जमीयतुल कुरैश के तमाम कमेटी के लोगों ने और तमाम यहाँ पर तमाम सहयोगियों ने यहाँ एक मेरा इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा था। तो मैं आया, एमएलसी बनने के बाद मैं था नहीं, मैं बाहर था। जब आया तो इन लोगों का हुक्म हुआ कि आओ, चूँकि हम तो इन्हीं के बीच के इनके बेटा हैं, तो अपने अजीज़ को इन्होंने यहाँ बुलाया, उसका इस्तकबाल मेरा रखा था। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। इसी इस्तकबाल के बीच में ईदगाह की बात आ गई कि चार दीवारी में कुछ बचा हुआ है जिसका चार दीवारी करानी है। तो मैंने कहा कि मैं तो बना नहीं हुआ एमएलसी, मैं शुरू से कर रहा हूँ, ये इन्हीं लोगों का तोहफा है, इन लोगों की नुमाइंदगी में कर रहा हूँ, इनकी चीज़ है, ये अपने से लगाएंगे, उसको बनाएंगे और जहाँ जहाँ चाहे कोई भी हो, ईदगाह हो, चाहे गौशाला हो या कुछ भी हो, जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी वहाँ इंशाअल्लाह हम खड़े हुए हैं। आज जिला जमीयतुल कुरैश मुजफ्फरपुर और ईदगाह कमेटी की तरफ से आरजेडी एमएलसी कारी सोहेब साहब का जो है हम लोगों ने इस्तकबाल का प्रोग्राम रखा था कुरैशी विवाह भवन में, जिसमें शहर के जो
दानिशमंद लोग हैं उन लोगों को जो जिनसे इनका इस्तकबाल कराया गया है और इनसे हम लोग आगे फॉर फ्यूचर अपने कौम का जो भी काम होगा, चाहे कब्रिस्तान हो, ईदगाह हो, चाहे और भी जितने भी काम है उनसे लिया जाएगा, सभी समाज लिया जाएगा। आज तो हम लोगों ने इनका अभिनंदन किया है। आचार संहिता ख़त्म जब हो जाएगी तो अपना जो ईदगाह है, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे और भी जितने भी शहर में जो काम सब रुके हुए हो, उनका इनसे काम लिया जाएगा, ताकि क्योंकि ये मुजफ्फरपुर से रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर के पैदाइश इनका है और ज़्यादा हक मुजफ्फरपुर वालों का है। सो इसलिए हम ज़्यादा नहीं है, पूरा हक है। और आज का जो प्रोग्राम में जो लोग आए हुए हैं उन लोगों का भी हम लोग स्वागत करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि इन कम समय में इन लोगों ने यहाँ आकर इनका खुशामदी और जो स्वागत किए हैं। अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान खूब भेदभाव देखने को मिल रहा है। शनिवार को मुजफ्फरपुर के जुरन छपरा से माड़ीपुर पावर हाउस चौक तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला। इस दौरान नगर निगम की टीम ने दर्जनों अस्थायी और अस्थायी निर्माण को बुलडोजर लगा तोड़ दिया। हालांकि माड़ीपुर पावर हाउस चौक से आगे सर्किट हाउस रोड में सड़क किनारे नाला सहित रोड को कब्जा कर जो दुकान खुली है उन दुकानों पर बुलडोजर नहीं चलाया गया। खाना पूर्ति के लिए 6,000 रुपए की जुर्माना वसूलते हुए 2 दिनों में खाली करने की मोहलत दी गई है। अभियान में शामिल निगम कर्मियों ने कहा कि जुर्माना राशि वसूल छोड़ा गया है। जब जुर्माना वसूल लिया गया 2 दिनों में अगर खुद से दुकान को तोड़कर नहीं हटाते हैं तब नगर निगम की टीम दोबारा बिना नोटिस सीधे बुलडोजर लगा तोड़ने की कार्रवाई करेगा। नगर आयुक्त महोदय नवीन सर के आदेशानुसार अतिक्रमण अभियान चल रहा है जो 18 नवंबर से और आज तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। यातायात बाधित न हो इसी उद्देश्य से आम नागरिकों को असुविधा नहीं हो। शहर हमारा स्मार्ट सिटी का कार्य कर रहा है। स्मार्ट सिटी का जो उद्देश्य है, जो रणनीति है, जो भारत सरकार का, बिहार सरकार का गाइडलाइन अधिकारियों को है, अधिकारियों ने जो अपने प्रभारियों को दिया है, उसके मद्देनज़र यदि कोई भी व्यक्ति अतिक्रमित स्थल पर अपना गृह निर्माण कार्य करके बसे हुए हों, चाहे वो व्यापार करते हों, उन लोगों से इस चैनल के माध्यम से पुनः अनुरोध है कि वे अपना अतिक्रमित स्थल खाली कर दें। अन्यथा जो अभी आपने दशा देखी है वो दशा के साथ साथ आप लोग निश्चित रूप से बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधि सम्मत कार्रवाई नियमित रूप से की जाएगी। कहाँ से अभी ये जुरन छपरा रोड से इमली चक्की होते हुए फिर उसके बाद हम लोग यहाँ मारीपुर चौक से हम लोग जुरन छपरा रोड तक फिर डीएम आवास तक जाएंगे। चालान वगैरह भी किया गया है? चालान वगैरह अभी जो है 6,000 के लगभग फाइन भी किया गया है। यदि नहीं मानेंगे तो विधि सम्मत कार्रवाई नियमों की जरूरत है। देखा जाता है ये विरोध भी किया गया है? विरोध तो किया जाता है, लेकिन पब्लिक वही विरोध करते हैं जो अनपढ़ हैं, जिनको इसकी जानकारी नहीं है। सभ्य परिवार के लोग, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति लोग अतिक्रमण मुक्त के पक्ष में है, अतिक्रमण के पक्ष में नहीं है। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर शनिवार को मुजफ्फरपुर के डीएम प्रणव कुमार ने 14 बैटरी चालित ट्राई साइकिलों की चाबी देकर और हेलमेट पहनाकर दिव्यांगजनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम ने बताया कि दिव्यांगों को 21 श्रेणी में बांटकर उनके कल्याण हेतु अनेकों योजनाएं सरकार चला रही है। दिव्यांगजनों को विभाग के द्वारा प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है तथा शादी हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। अपना व्यक्तिगत रोजगार चलाने के लिए 25% राशि विभाग द्वारा प्रदान भी की जाती है।
देखिए, विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर आज हम लोगों ने मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का यहाँ वितरण किया और दिव्यांग बंधुओं के लिए कई स्कीम्स चलाई जा रही हैं। जो सामाजिक रूप से जितने भी हमारे पंचायत हैं, गांव हैं, उसमें लगातार हम लोग अभियान चलाकर आइडेंटिफाई भी करने का प्रयास करते रहते हैं कि जितने भी दिव्यांग लोग हैं उनका प्रमाणीकरण कराया जाए और सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे उनका आच्छादन किया जा सके, ये लगातार चल रहा है। और मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देने के लिए हम लोगों ने आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। अब तक हम लोगों ने 129 आवेदन स्वीकृत कर दिए हैं और भी आवेदन पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं और जैसे जैसे आवेदन पत्र प्राप्त होंगे उनकी समीक्षा करके उनको स्वीकृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कई स्कीम्स हैं जो कि जैसे मासिक रूप से पेंशन दिए जाने का प्रावधान है, दिव्यांग व्यक्ति के विवाह पर भी उनको राशि दिए जाने का, प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। इसी तरह ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, बैसाखी, कैलिपर, बहुत सारी चीज़ योजनाएं हैं जो लगातार हम लोग कराते रहते हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि समाज की मुख्य धारा में हम लोग बिल्कुल जो हमारे ये मजबूत अंग हैं इनके माध्यम से भी विकास को काफ़ी गति और आयाम मिले। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।